राजकुमारी बेला फ्लोर। एक बार की बात है, एक आदमी रहता था जिसके 2 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तो बड़ा बेटा अपना भाग्य तलाशने के लिए दूर देश चला गया और कई सालों तक किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। इस बीच छोटा बेटा अपने पिता के साथ घर पर ही रहा, जो आखिरकार बुढ़ापे में मर गया और अपने पीछे बहुत सारा धन छोड़ गया। कुछ समय तक घर पर रहने वाले बेटे ने अपने पिता की संपत्ति को खुलेआम खर्च किया, ये सोचकर कि वह अकेला ही इसका आनंद ले सकता है। लेकिन एक दिन जब वह सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो उसे एक अजनबी को हॉल में प्रवेश करते देखकर आश्चर्य हुआ, जो इस तरह से देख रहा था जैसे कि घर उसका ही हो। क्या तुम मुझे भूल गए हो? आदमी ने पूछा। मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं भूल सकता जिसे मैं कभी जानता ही नहीं, ये कठोर उत्तर था। अजनबी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं बिना पैसे कमाए घर लौट आया हूँ। और इससे भी बुरी बात यह है कि गांव में मुझे बताया गया है कि मेरे पिता मर चुके हैं। अगर मैं उन्हें एक बार फिर देख पाता तो मैं अपने खोए हुए सोने को कुछ नहीं समझता। वह 6 महीने पहले मर गया, अमीर भाई ने कहा, और वह तुम्हारे हिस्से के रूप में अटारी में खड़ी पुरानी लकड़ी की संदूक छोड़ गया। बेहतर होगा कि तुम वहां जाओ और उसे ढूंढो, मेरे पास बर्बाद करने के लिए और समय नहीं है। और वह अपने रास्ते चला गया। इसलिए यात्री ने अपने कदम गोदाम के शीर्ष पर स्थित मचान की ओर मोड़े और वहां उसे लकड़ी का संदूक मिला, जो इतना पुराना था कि ऐसा लग रहा था मानो वह टुकड़ों में टूटकर गिर रहा हो। इस पुरानी चीज का मेरे लिए क्या उपयोग है? उसने खुद से कहा। अच्छा, यह आग जलाने के काम आएगी जिससे मैं खुद को गर्म कर सकूंगा, लेकिन हो सकता है कि हालात और भी खराब हो जाएं। संदूक को पीठ पर रखकर जोस नाम का वह आदमी अपनी सराय की ओर चल पड़ा और कुल्हाड़ी उधार लेकर संदूक को काटने लगा। ऐसा करते हुए उसे एक गुप्त दराज मिली और उसमें एक कागज पड़ा था। उसने कागज खोला, यह नहीं जानते हुए कि उसमें क्या हो सकता है, और ये देखकर हैरान रह गया कि यह उसके पिता को दिए गए एक बड़े कर्ज की स्वीकृति थी। कीमती लिखावट को अपनी जेब में रखते हुए उसने जल्दी से मकान मालिक से पूछा कि वह उस आदमी को कहाँ पा सकता है जिसका नाम अंदर लिखा था, और वह तुरंत उसकी तलाश में बाहर भागा। कर्जदार एक बूढ़ा कंजूस निकला जो गांव के दूसरे छोर पर रहता था। वो कई महीनों से उम्मीद कर रहा था कि उसने जो कागज लिखा था वह खो गया है या नष्ट हो गया है, और वास्तव में जब उसने ये देखा तो वह अपना कर्ज चुकाने के लिए बहुत अनिच्छुक था। हालांकि अजनबी ने उसे राजा के सामने घसीटने की धमकी दी, और जब कंजूस ने देखा कि इसके लिए कोई मदद नहीं है तो उसने एक एक करके सिक्के गिने। अजनबी ने उन्हें उठाया और अपनी जेब में रख लिया और अपनी सराय में वापस चला गया, यह महसूस करते हुए कि वह अब एक अमीर आदमी था। इसके कुछ सप्ताह बाद वह नज़दीकी शहर की सड़कों से गुजर रहा था, तभी उसे एक गरीब महिला मिली जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने रुककर उससे पूछा कि मामला क्या है, और उसने सिसकते हुए जवाब दिया कि उसका पति मर रहा है, और इससे भी बदतर बात यह है कि एक लेनदार जिसे वह चुका नहीं सकता था उसे जेल में डालने के लिए आतुर है। अजनबी ने विनम्रतापूर्वक कहा, आप अपने आप को सांत्वना दीजिए, वे न तो आपके पति को जेल भेजेंगे और न ही आपका सामान बेचेंगे। मैं न केवल उनके कर्ज चुकाऊंगा, बल्कि अगर वे मर गए तो उनके दफन का खर्च भी चुकाऊंगा। अब घर जाए और जितना हो सके उनका ख्याल रखिए। और उसने वैसा ही किया, लेकिन उसकी देखभाल के बावजूद पति की मृत्यु हो गई और उसे अजनबी ने दफना दिया। लेकिन सब कुछ उसकी अपेक्षा से अधिक महंगा हो गया, और जब सब कुछ चुका दिया गया तो उसने पाया कि केवल 3 सोने के सिक्के बचे थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने खुद से कहा। मुझे लगता है कि मुझे दरबार में जाकर राजा की सेवा में शामिल हो जाना चाहिए। पहले तो वह केवल एक नौकर था जो राजा के नहाने के लिए पानी लाता था और ये देखता था कि उसका बिस्तर एक खास तरीके से बनाया गया है। लेकिन उसने अपने कर्तव्यों को इतनी अच्छी तरह से निभाया कि उसके मालिक ने जल्द ही उस पर ध्यान दिया और कुछ ही समय में वह शयन कक्ष का एक सज्जन व्यक्ति बन गया। अब जब ये हुआ तो छोटे भाई ने अपनी सारी विरासत में मिली हुई धनराशि खर्च कर दी थी और उसे नहीं पता था कि अपने लिए कुछ कैसे कमाया जाए।
तब उसे राजा के प्रिय व्यक्ति की याद आई और वह रोता हुआ महल में गया और अपने भाई से विनती करने लगा कि वो उसे सुरक्षा दे और उसके लिए कोई जगह ढूंढे। बड़ा भाई, जो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था, उसकी ओर से राजा से बात की और अगले दिन युवक ने दरबार में अपना काम शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से नवागंतुक स्वभाव से ही द्वेषपूर्ण और ईर्ष्यालु था और किसी को भी अपने से बेहतर किस्मत नहीं मिल सकती थी। ताले के छेदों से जासूसी करने और दरवाजों पर कान लगाकर उसने जाना कि राजा, भले ही वह बुरा और बदसूरत था, राजकुमारी बेला फ्लोर से प्यार करने लगा था, जो उससे कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, और उसने खुद को किसी पहाड़ी महल में छिपा लिया था, कोई नहीं जानता था कि कहाँ। ये बहुत अच्छा रहेगा, बदमाश ने हाथ मलते हुए सोचा। राजा से मेरे भाई को उसकी खोज में भेजने के लिए कहना बहुत आसान होगा, और अगर वह उसे खोजे बिना लौट आया तो उसका सिर जब्त कर लिया जाएगा। किसी भी तरह से वह मेरे रास्ते से बाहर हो जाएगा। इसलिए वह तुरंत लॉर्ड हाई चेम्बरलेन के पास गया और राजा से मिलने का आग्रह किया, जिसे उसने बताया कि वह सबसे महत्वपूर्ण समाचार बताना चाहता है। राजा ने उसे बिना देरी किए अपने कक्ष में आने दिया और उसे आदेश दिया कि वह जो कहना चाहता है उसे बताए और जल्दी से जल्दी बताए। ओह महाराज, राजकुमारी बेला फ्लो ने उस आदमी को उत्तर दिया और फिर डरकर रुक गई। राजकुमारी बेला फ्लो का क्या हुआ? राजा ने अधीरता से पूछा। मैंने सुना है कि दरबार में ये चर्चा चल रही है कि महाराज जानना चाहते हैं कि वह कहाँ छिपी है। मैं अपना आधा राज्य उस आदमी को दे दूंगा जो उसे मेरे पास लाकर देगा, राजा ने उत्सुकता से कहा। बताओ दुष्ट, क्या किसी आकाश पक्षी ने तुम्हें रहस्य बताया है? यह मैं नहीं, बल्कि मेरा भाई जानता है, गद्दार ने उत्तर दिया। यदि महाराज उससे पूछें, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकलने से पहले ही राजा ने दीवार पर लटकी एक सोने की प्लेट पर अपने राजदंड से प्रहार किया। जो उसको तुरंत मेरे सामने उपस्थित होने का आदेश दे, उसने सेवक को चिल्लाकर कहा जो उसके आदेश का पालन करने के लिए दौड़ा। महामहिम ने इतना बड़ा शोर मचाया था और जब जोस हॉल में प्रवेश किया तो वह आश्चर्यचकित था कि आखिर मामला क्या हो सकता है। राजा क्रोध और उत्तेजना से लगभग गूंगा हो गया था। राजकुमारी बेला फ्लो को अभी मेरे पास ले आओ, वह हकलाते हुए बोला, क्योंकि अगर तुम उसके बिना लौटे तो मैं तुम्हें डूबा दूंगा। और बिना एक और शब्द कहे वह हॉल से बाहर चला गया, जो उसको आश्चर्य और भय से देखता हुआ छोड़ गया। मैं राजकुमारी बेला फ्लो को कैसे ढूंढ सकता हूँ, जबकि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं? उसने सोचा, लेकिन यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ मौत की सजा मिलेगी। और वह अपने लिए घोड़ा चुनने के लिए धीरे धीरे अस्तबल की ओर चला गया। वहां पर सुंदर पशुओं की कतारें लगी हुई थीं, जिनके नाम उनके थानों के ऊपर सोने से लिखे हुए थे, और जो अनिश्चितता से एक से दूसरे की ओर देख रहा था, ये सोचकर कि उसे किसे चुनना चाहिए। तभी एक बूढ़े सफेद घोड़े ने अपना सिर घुमाया और उसे पास आने का संकेत दिया। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे ले लो और सब ठीक हो जाएगा। जो सभी भी राजा द्वारा दिए गए कार्य से इतना भ्रमित था कि वो घोड़े की बात सुनकर आश्चर्यचकित होना भूल गया। यंत्रवत उसने लगाम पर हाथ रखा और सफेद घोड़े को अस्तबल से बाहर ले गया। वो उसकी पीठ पर सवार होने ही वाला था कि तभी जानवर फिर बोला, जो 3 रोटियां तुम वहां देख रहे हो, उन्हें उठाओ और अपनी जेब में रख लो। जो उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, और वहां से निकलने की बहुत जल्दी में होने के कारण उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, बल्कि खुद ही काठी पर चढ़ गया। वे बहुत दूर तक बिना किसी परेशानी के चलते रहे, लेकिन अंततः वे एक चींटी के टीले के पास पहुंचे और घोड़ा रुक गया। उसने कहा, चींटियों के लिए ये 3 रोटियां तोड़ दो। लेकिन जोस हिचकिचाया, क्यों? हो सकता है कि हमें भी उनकी जरूरत हो। उसने उत्तर दिया, इसकी परवाह मत करो, उन्हें वैसे भी चींटियों को दे दो। दूसरों की मदद करने का मौका मत खोना। और जब रोटियां सड़क पर टुकड़ों में बिखरी पड़ी थीं, तो घोड़ा सरपट दौड़ता चला गया। धीरे धीरे वे 2 पहाड़ों के बीच एक चट्टानी दर्रे में पहुंचे और वहां उन्होंने एक बाज को देखा जो एक शिकारी के जाल में फंस गया था। घोड़े ने कहा, नीचे उतरो और जाल का जाल काट दो और बेचारे पक्षी को आजाद कर दो।
लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, जोस ने आपत्ति जताई, और हम राजकुमारी से चूक भी सकते हैं। घोड़े ने जवाब दिया, इसकी परवाह मत करो, दूसरों की मदद करने का मौका मत खोना। और जब जाल कट गया और पिंजरा आजाद हो गया, तो घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। वे कई मील तक चले और अंततः एक नदी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने रेत पर हौनफती हुई एक छोटी मछली देखी और घोड़े ने कहा, क्या तुम उस छोटी मछली को देख रहे हो? अगर तुम उसे वापस पानी में नहीं डालोगे तो वह मर जाएगी। लेकिन सच में, अगर हम इस तरह अपना समय बर्बाद करेंगे तो हम राजकुमारी बेला फ्लो को कभी नहीं पा सकेंगे। जोस चिल्लाया। घोड़े ने उत्तर दिया, जब हम दूसरों की मदद कर रहे होते हैं तो हम कभी भी समय बर्बाद नहीं करते। और जल्द ही छोटी मछली खुशी से तैरकर दूर चली गई। थोड़ी देर बाद वे एक महल के पास पहुंचे, जो बहुत घने जंगल के बीच में बना था, और ठीक सामने राजकुमारी बेला फ्लो अपनी मुर्गियों को चारा खिला रही थी। अब सुनो, घोड़े ने कहा, मैं तरह तरह की छोटी छोटी उछल कूद करने जा रहा हूँ, जिससे राजकुमारी बेला फ्लो का मनोरंजन होगा। फिर वह तुमसे कहेगी कि वह थोड़ी दूर तक सवारी करना चाहती है, और तुम्हें उसे चढ़ने में मदद करनी होगी। जब वह बैठ जाएगी तो मैं हिनहिनाना और लात मारना शुरू कर दूंगा, और तुम्हें कहना होगा कि मैंने पहले कभी किसी महिला को नहीं उठाया है, और बेहतर होगा कि तुम मेरे पीछे आ जाओ ताकि मुझे संभाल सको। एक बार मेरी पीठ पर सवार होकर हम हवा की तरह राजा के महल तक जाएंगे। जोस ने घोड़े के कहे अनुसार ही किया और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा घोड़े ने भविष्यवाणी की थी। जब तक वे महल की ओर बेदम दौड़ नहीं गए, तब तक राजकुमारी को पता नहीं चला कि उसे बंदी बना लिया गया है। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप अपना एप्रन खोला जिसमें मुर्गियों के लिए चोकर था, और एक पल में वह जमीन पर बिखर गया। ओह, मैंने अपना चोकर गिरा दिया है, वह चिल्लाई। कृपया नीचे उतरें और मेरे लिए इसे उठा लें। लेकिन जोस ने केवल इतना ही उत्तर दिया, जहां हम जा रहे हैं वहां हमें भरपूर चोकर मिलेगा। और घोड़ा सरपट दौड़ता चला गया। वे अब एक जंगल से गुजर रहे थे, और राजकुमारी ने अपना रुमाल निकाला और उसे ऊपर की ओर फेंक दिया, जिससे वह एक पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा में फंस गया। यार, कितनी बेवकूफ़ी है, मैंने अपना रुमाल उड़ा दिया, उसने कहा। क्या तुम ऊपर चढ़कर इसे मेरे लिए ले आओगे? लेकिन जोस ने जवाब दिया, जहां हम जा रहे हैं वहां हमें बहुत सारे रुमाल मिलेंगे। और घोड़ा सरपट दौड़ता चला गया। लकड़ी के पीछे पीछे वे एक नदी पर पहुंचे, और राजकुमारी ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर पानी में लुढ़का दी। मैं कितनी लापरवाह हूँ, वो हौंफते हुए रोने लगी। मैंने अपनी पसंदीदा अंगूठी खो दी है। एक पल के लिए रुको और देखो कि क्या तुम इसे देख सकते हो। लेकिन जोस ने उत्तर दिया, जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हें बहुत सारी अंगूठियां मिलेंगी। और घोड़ा सरपट दौड़ता चला गया। आखिरकार वे महल के दरवाजे में दाखिल हुए और अपनी प्रिय राजकुमारी बेला फ्लोर को देखकर राजा का दिल खुशी से झूम उठा। लेकिन राजकुमारी ने उसे ऐसे दूर धकेल दिया जैसे वह कोई मक्खी हो, और खुद को सबसे नज़दीकी कमरे में बंद कर लिया, जिसे वह उसके बहुत अनुरोध करने पर भी नहीं खोलती थी। रास्ते में खोई हुई 3 चीज़ें मुझे ला कर दो, शायद मैं उनके बारे में सोच सकूं, बस इतना ही उसने कहा। और निराश होकर राजा को जोस से सलाह लेनी पड़ी। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, महाराज ने कहा, लेकिन आप, जो जानते हैं कि वे कहाँ हैं, जाकर उन्हें वापस ले आएं। और यदि आप उनके बिना वापस आए तो मैं आपको डुबा दूंगा। बेचारा जोस इन शब्दों से बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि उसने वह सब कर लिया है जो उससे अपेक्षित था, और उसका जीवन सुरक्षित है। फिर भी उसने सिर झुकाया और अपने घोड़े मित्र से सलाह लेने के लिए बाहर चला गया। घोड़े ने कहानी सुनकर कहा, खुद को परेशान मत करो, ऊपर कूदो और हम जाकर उन चीज़ों को खोजेंगे। और जोस तुरंत उस पर सवार हो गया। वे तब तक चलते रहे जब तक वे चींटी के टीले तक नहीं पहुंच गए, और तब घोड़े ने पूछा, क्या आप चोकर लेना चाहेंगे? पसंद करने का क्या फ़ायदा है? जोस ने उत्तर दिया, ठीक है, चींटियों को बुलाओ और उन्हें कहो कि वे तुम्हारे लिए चोकर ले आएं, और अगर हवा से कुछ बिखर गया है तो उसकी जगह वे अनाज ले आएं जो तुमने उन्हें दिए थे।
जोस ने आश्चर्य से सुना। उसे घोड़े की योजना पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन उसे इससे बेहतर कुछ नहीं सूझा, इसलिए उसने चींटियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे जितनी जल्दी हो सके चोकर इकट्ठा कर लें। फिर वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर इंतजार करने लगा, जबकि उसका घोड़ा हरी घास काट रहा था। वहां देखो, जानवर ने अचानक अपना सिर उठाते हुए कहा, और जोस ने अपने पीछे देखा और चोकर का एक छोटा सा पहाड़ देखा, जिसे उसने एक थैले में डाल लिया जो उसकी काठी के ऊपर लटका हुआ था। घोड़े ने कहा, अच्छे कर्मों का फल देर सवेर अवश्य मिलता है, लेकिन फिर से सवार हो जाओ, क्योंकि हमें अभी बहुत दूर जाना है। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रुमाल सबसे ऊपर वाली शाखा से झंडे की तरह लहरा रहा है, और जोस का मनोबल फिर से गिर गया। मैं वह रुमाल कैसे प्राप्त करूं? वह चिल्लाया, मुझे जेकब की सीढ़ी की क्या आवश्यकता है? लेकिन घोड़े ने उत्तर दिया, डरो मत, जिस उकाब को तुमने जाल से मुक्त किया है, उसे बुलाओ, वह उसे तुम्हारे पास ले आएगा। इसलिए जोस ने चील को बुलाया और चील पेड़ की चोटी पर उड़कर अपनी चोंच में रुमाल लेकर आई। जोस ने उसे धन्यवाद दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर नदी की ओर चल पड़े। रात में बहुत अधिक बारिश हुई थी और नदी पहले की तरह साफ होने के बजाय अंधेरी और अशांत हो गई थी। जोस ने पूछा, मैं नदी के तल से अंगूठी कैसे लाऊं, जबकि मुझे ठीक से पता नहीं है कि वो कहाँ गिरी थी, और मैं उसे देख भी नहीं सकता। लेकिन घोड़े ने उत्तर दिया, डरो मत, उस छोटी मछली को बुलाओ जिसकी जान तुमने बचाई है, और वो उसे तुम्हारे पास ले आएगी। इसलिए उसने मछली को बुलाया और मछली नीचे गोता लगाकर बड़े पत्थरों के पीछे चली गई और अपनी पूंछ से छोटे पत्थरों को हिलाती रही जब तक कि उसे अंगूठी नहीं मिल गई, और उसने उसे अपने मुंह में लेकर जोस के पास ले आई। जोस अपने किए से बहुत प्रसन्न होकर महल में लौट आया, लेकिन जब राजा ने कीमती वस्तुएं बेला फ्लो के पास ले गए, तो उसने घोषणा की कि वह तब तक अपना दरवाजा नहीं खोलेगी जब तक कि उसे ले जाने वाला डाकू तेल में भून न जाए। राजा ने जोस से कहा, मुझे बहुत खेद है, मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जब बड़ी कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था, जोस अस्तबल में अपने घोड़े मित्र से यह पूछने गया कि क्या उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है। घोड़े ने कहा, डरो मत, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं तब तक सरपट दौड़ूंगा जब तक मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग न जाए, फिर उसे तुम्हारी त्वचा पर मलना, और चाहे तेल कितना भी गर्म क्यों न हो, तुम्हें उसका एहसास नहीं होगा। जोस ने कोई और सवाल नहीं पूछा, बल्कि घोड़े के कहे अनुसार ही किया, और लोग उसके प्रसन्न चेहरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने उसे उबलते तेल के कड़ाह में उतारा। उसे तब तक वहीं छोड़ दिया गया जब तक बेला फ्लो ने चिल्लाकर नहीं कहा कि उसे पर्याप्त रूप से पकाया जाना चाहिए। फिर एक युवक बाहर आया जो इतना युवा और सुंदर था कि हर कोई उससे प्यार करने लगा, और सबसे अधिक बेला फ्लो उससे प्यार करने लगी। बूढ़े राजा ने देखा कि वह खेल हार गया है, और निराशा में उसने खुद को कड़ाही में फेंक दिया और जोस की जगह भून दिया गया। फिर जोस को राजा घोषित किया गया, इस शर्त पर कि वह बेला फ्लोर से शादी करेगा, जिसे उसने अगले दिन करने का वादा किया। लेकिन पहले वह अस्तबल में गया और घोड़े को ढूंढा और उससे कहा, ये तुम्हारा ही तो कर्तव्य है कि मैं अपना जीवन और अपना ताज दोनों दे दूं। तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? और घोड़े ने उत्तर दिया, मैं उस दुखी आदमी की आत्मा हूँ जिसके लिए आपने अपनी सारी दौलत खर्च कर दी। और जब मैंने आपको मौत के खतरे में देखा तो मैंने आपसे विनती की कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जैसे आपने मेरी मदद की थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, अच्छे कर्म अपना फल स्वयं ही देते हैं। कहानियों, प्रार्थनाओं और भाग्य बताने वालों से फर्नान कैबलेरो द्वारा।